हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चालुक्य वंश के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है और बीच में काफ़ी लंबा गैप रहा। तो हम लोग लास्ट क्लास में जहां तक हम लोगों ने दक्षिण राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग उसी क्लास के आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास में हम लोग क्या क्या बातें पढ़ेंगे और किस टॉपिक के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग जान लें। तो हम लोग आज का टॉपिक है चालुक्य वंश। तो इससे पहले बाकी के राजवंश हम लोग पढ़ चुके हैं। चालुक्य एक इम्पॉर्टेंट राजवंश है, तो पल्लव वगैरह के बाद चालुक्य ही है जो मतलब इम्पॉर्टेंट में माना जाता है। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग मैप में देखते हैं चालुक्य वंश कहाँ से कहाँ तक था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, उत्तर, पूरब और दक्षिण में इनका भाग कहाँ तक फैला हुआ था। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि चालुक्य वंश के बारे में। तो ये 3 शाखाओं में विभाजित था। तो चूंकि जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जगह में फैला हुआ है, तो इसकी एक शाखा नहीं बल्कि ये 3 अलग अलग शाखाओं में ये पूरा चालुक्य वंश फैला हुआ था। तो पहली शाखा जो मुख्य शाखा थी इनकी वो क्या थी, बादामी या वातापी के चालुक्य थे। ये वातापी कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये इनकी मूल शाखा थी। और इसके अलावा जो इनकी पूर्वी शाखा है वो है वेंगी के चालुक्य, वो इन्हीं शाखा से मतलब बने हैं। ठीक, इसके अलावा तीसरी शाखा है क्या, कल्याणी के चालुक्य, जो कि इनकी पश्चिमी शाखा है। तो इनकी 3 शाखाएं हैं, जिसमें मूल रूप से कौन सी शाखा है इनकी, बादामी या वातापी के चालुक्य। हम लोग आज की क्लास में जो स्टार्टिंग करेंगे वो बादामी या वातापी के चालुक्य से स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे कि बादामी या वातापी के चालुक्य जो थे उनके संस्थापक रहे पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम के बाद यहाँ से वंशज चालू हुआ है। और ये पुल कहाँ से चालू हुआ है, बीजापुर, कर्नाटक। ठीक है, यहाँ से मूल रूप से चालुक्य वंश का उदय हुआ है। इनकी डायनेस्टी या वंशावली अगर हम लोग देखते हैं तो पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र हुए हैं, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। ठीक, मंगलेश इसलिए अलग से लिखा है क्योंकि मंगलेश ने भी यहाँ पर शासन किया है। इसके अलावा कीर्तिवर्मन, विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और कीर्तिवर्मन द्वितीय तक क्या है, बादामी या वातापी के चालुक्य का शासन रहा है। अब एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें से मुख्य जो होंगे उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं हाईलाइट करता जाऊँगा। ठीक है, तो पहला जो है पुलकेशिन प्रथम, चूंकि ये इसके संस्थापक हैं तो इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन आता है चालुक्य वंश के संस्थापक वो कौन है, पुलकेशिन प्रथम। कब किस सन में हुआ है, 543 से 566 ईसा पूर्व। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इनकी जो उपाधियां हैं, तो कौन कौन सी, स्ताय, श्रेय, रणविक्रम और श्री पृथ्वी बल्लभ। इनके बाद के राजा हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी ही उपाधियां ग्रहण की हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर जोर देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उपाधियों से क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद कम है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अश्वमेघ एवं वाजपेयी यज्ञ करवाए। तो ये यज्ञ जो है उत्तर भारत की देन है, जिसको देखा देखी में दक्षिण भारत में भी ये सारे यज्ञ किए जाते थे। ये जो है सम्राट के गौरव गान के लिए या उसका महत्व बढ़ाने के लिए ये यज्ञ किए जाते थे। इनके अलावा इनके 2 पुत्र थे, कौन कौन, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। ठीक है, बड़े पुत्र होने के नाते कीर्तिवर्मन प्रथम अपने पिता की मृत्यु के बाद शासन में। तो यहाँ पे हायरार्की चलती थी, जैसे राजा के बाद उसका बड़ा पुत्र, उस बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र, मतलब इस तरीके से चलता था। अगर मान लीजिए बड़ा पुत्र नहीं होता तो उस सिचुएशन में छोटा पुत्र राजा बनता था। तो होता क्या है, यहाँ पे जो राजा कीर्तिवर्मन है वो यहाँ पे राजा बनेंगे किसके बाद, पुलकेशिन प्रथम के बाद। अब हम लोग देखते हैं कीर्तिवर्मन के बारे में। तो देखिए कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु से पहले इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की है, तो पूर्व रण पराक्रम और सत्याग्रह। तो देखिए इससे पहले जो पुलकेशिन प्रथम थे उन्होंने भी क्या है, स्थायी त्रय, और इन्होंने कौन सी, सत्याग्रह। लगभग मिलते जुलते नाम है, तो उपाधियां धारण की। ऐसे आगे के भी राजा करेंगे, तो इसलिए इतना मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं बनता, क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर कहीं पे चीज हो तो बात अलग होती है, इम्पोर्टेंट बनती है। बट अगर आप इस एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए या फिर पुलिस के लिए कर रहे हैं तो इतना डीपली यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इस बारे में। शासन हाथ में आते ही इन्होंने क्या किया है, राज्यों को जीतकर अधीनता स्वीकार करवाकर छोड़ दिया। देखिए काफी प्रतापी राजा थे, ये क्या करते थे, जैसे इन्होंने किसी दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया
उसके बाद उसे अपने राज्य में नहीं मिलाते थे, बल्कि इनका उद्देश्य उसे स्वयं में शामिल करना नहीं, बल्कि सिर्फ उसे नीचा दिखाना या उसे हराना था। ठीक है, अपना ये क्या करना चाह रहे थे, अपने आप को विजेता घोषित करना चाह रहे थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना जिसे कहते हैं, वो करना चाह रहे थे। ठीक है, जैसे अगर आप वर्तमान में देख लें, जैसे भारत या पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो क्या होता है, पाकिस्तान की आर्मी हथियार डाल देती है, तो देन हम लोग ऐसा नहीं करते कि पाकिस्तान को अपने में मिला लेते हैं, हम लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग अपनी सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन करना इसे मान लेते हैं। इसके अलावा उसके बाद हम लोग करेंगे इस पे बात कि इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय इनके जो तीनों पुत्र हैं वो कैसे हैं, अभ्यस्त हैं, यानी अल्पायु के हैं। तो उस सिचुएशन में कौन है, इनका जो भाई मंगलेश होता है वो राज्य को संभालता है। ठीक है, गद्दी को संभालता है। सीधी सी बात है, अगर मतलब बच्चे छोटे हैं जो कि संभालने के योग्य नहीं है, तो उत्तराधिकार किसका होगा, उसके छोटे भाई का। अब मंगलेश का शासनकाल है 597 से 610 ईसा पूर्व तक। तो मंगलेश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो परम भागवत और भट्टारक, ये सब उपाधियां जो साउथ में है काफी चलती हैं, चलन में है, काफी लोग, काफी राजा इस उपाधियों का प्रयोग करते हैं। इससे पहले क्लासेस में आप लोग देख भी चुके हैं जैसा कि। इसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपने भाई की तरह ही इन्होंने क्या है, शासन में आते ही कलचुरी शासक बुद्धराज एवं कोंकण, ठीक है, कोंकण कहाँ पे है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोंकण, मालाबार, ये सब तट है, ये कहाँ पे है ये लोग आपको कमेंट में बताइएगा। तो कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या है, विजययान को इन्होंने जारी रखा है अपने भाई की तरह। इसके अलावा जो उसमें कदम्ब थे, कदम्बी डायनेस्टी थी, उसका पूर्णतः उन्मूलन कर दिया इन्होंने। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये मंगलेश द्वारा कर्नाटक में एक स्क्रिप्चर है जिसमें कि शिलालेख जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने लिखवा रखा है। अब ये क्या लिखा है कोई पढ़ के बताया और कमेंट में इसका अनुवाद दे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लैंग्वेज समझ में आती हो, जो कि नहीं आती होगी नॉर्मल, अगर आप लोग कर्नाटक के रहने वाले नहीं हैं तो नहीं आती होगी, नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पुलकेशिन नीति की। ठीक, तो पुलकेशिन नीति पूरी स्लाइड में या पूरी क्लास में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो कौन है, पुलकेशिन नीति, जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत है। और क्वेश्चन में मोस्टली चालुक्य वंश में जब भी पूछे जाएंगे तो पुलकेशिन नीति से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 80% जानते थे कि क्वेश्चन पुलकेशिन नीति से ही बने। तो अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके पुलकेशिन नीति गद्दी पर बैठे। संभवतः वो गद्दी से हटना नहीं चाह रहे होंगे, तो चाचा की हत्या कर दी है। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की, सत्यश्री, पृथ्वी वल्लभ, दक्षिणापथेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा कि ये उपाधियां पहले भी राजा धारण कर चुके हैं और बाद में भी, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि आप पुलकेशिन नीति के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो एक बार इसकी उपाधियां आप लोग देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, कौन कौन सी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सत्य श्री, पृथ्वी वल्लभ, महाराज, दक्षिणापथेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। इसके अलावा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके दरबारी कवि रविकीर्त के द्वारा रचित एहोल शिलालेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसा ये क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, एहोल शिलालेख के रचनाकार कौन है, तो कौन है, रवि कीर्ति। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि पुलकेशिन नीति के बारे में जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है, तो वो कौन सा है, एहोल का शिलालेख। ठीक, इसके अलावा देखिए इस समय तक जैसा कि पिछले दोनों ही राजा अपना विजयगान करते आए, अपनी विजय को बढ़ाते आए हैं, तो सीधी सी बात है राज्य का भी विस्तार होना है। इस समय तक पुलकेशिन नीति के आने तक राज्य अपने आप में इतना बड़ा हो गया था कि वो एक राजा के संभालने के लिए अनुचित था, या मतलब कह सकते हैं कि अगर एक राजा उसे संभालता तो वो राज्य कमजोर हो सकता था, उस पर किसी भी दूसरे राजा द्वारा आक्रमण करने की संभावनाएं ज्यादा रहती। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, शासन की सुगमता हेतु अपने राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो स्वयं के राज्य की राजधानी इन्होंने क्या बनाई है, वातापी, और जो पूर्वी शाखा है वो अपने भाई को देती है, विष्णुवर्धन को। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, वेंगी। तो यहाँ से आप लोग समझ होंगे कि इसकी पूर्वी शाखा कैसे विभाजित हुई है। तो जो पुलकेशिन नीति के भाई थे ये आपस में दोनों ने बांट ली थी। नए राज्य को पूर्वी या वेंगी चालुक्य भी कहा जाता है। एहोल अभिलेख से ज्ञात है कि पुलकेशिन नीति ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। तो ये
हर्षवर्धन का जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने चीज बताई थी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ये जानकारी हमें किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। तो ये पूरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम से माइंड में रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, तो इन्होंने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया था। तो ये पॉइंट भी अपने आप में छोटा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों पॉइंट आपको इस स्लाइड से सबसे इंपॉर्टेंट दिखेंगे, तो जरूर देख लीजिए। इसके बाद होता क्या है, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया, जिसमें पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को क्या है, बुरी तरीके से हरा दिया। पहली बार में वो लोग हार जाते हैं, बट दोबारा यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करने जाते हैं तो शासक चेंज हो चुके हैं। महेंद्र वर्मन के बाद आ चुके हैं नरसिंह वर्मन, जो कि इतिहास में अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ी है तो आपको याद होगा कि काफी शक्तिशाली राजा थे, और इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय की हम लोग मान सकते हैं कि चैप्टर क्या है, एंड हो चुका है। अब उसके बाद उनका अगला शासक आएगा। तो एक पॉइंट इस स्लाइड में और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हेमशाह पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कब आया? 641 ईस्वी में। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि एग्जाम को ये लोग दिनों दिन टफ बना रहा है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के जो जितने भी इम्पोर्टेंट राजा हैं उसमें अंतिम इम्पोर्टेंट राजा था और अंतिम शक्तिशाली इम्पोर्टेंट राजा था, ठीक है। यहाँ के बाद वातापी वंश धीमे धीमे मतलब कमजोर पड़ने लगा, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। तो देखिए विक्रमादित्य प्रथम इसके बाद आए हैं, तो ये मृत्यु के 13 वर्ष उपरांत राजगद्दी पर बैठे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर 680 ईस्वी में विनयादित्य आए हैं। इन्होंने पल्लवों से इनका संघर्ष हुआ है, पांड्यों से हुआ, चोलों से, क्योंकि देखिए जब अगर राजा मजबूत नहीं तो आसपास के राज्य क्या है उस पर हावी होने की कोशिश करते। तो यही चालुक्य वंश के साथ भी हो रहा था कि जितने भी आसपास के छोटे छोटे राजा हैं वो, हालांकि ये छोटे राजा नहीं पल्लव और पांड्य, पर इन्होंने प्रयास जरूर किया। अगर देखें उस समय चालुक्य वंश का तो ये काफी एक बड़े विस्तृत साम्राज्य में फैला हुआ था, तो इन्होंने प्रयास किया है वहां पे क्या, उस साम्राज्य पे कब्जा करने का। इसके बाद हम लोग आते हैं विजयादित्य पर। तो पल्लवों की राजधानी कांची पर इन्होंने पुनः आक्रमण किया और पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हराया है इन्होंने। इसके अलावा इसमें इन्होंने इम्पोर्टेंट काम क्या किया, जो क्वेश्चन पूछा भी आता है, पत्तदकल में शिव मंदिर का निर्माण कराया किसने? विजयादित्य ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अभी मंदिर से जब रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज करा जाएंगे। विक्रमादित्य द्वितीय की बात करते हैं तो ये पूरा पॉइंट अपने में इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपने सामंत गंग वंश के स्त्री पुरुष की सहायता से पल्लव वंश के शासक नंदिवर्मन को पराजित किया और कांचकोट की उपाधि धारण की, ठीक है। तो नंदिवर्मन भी एक इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं। पल्लव वंश से मैंने आपको पढ़ाया था तो नंदिवर्मन के बारे में भी बताया था। तो नंदिवर्मन को हराने वाले कौन थे? विक्रमादित्य द्वितीय, और किसकी सहायता से? गंग वंश के स्त्री पुरुष की सहायता से। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं इसके अंतिम राजा जो है वो है कीर्तिवर्मन द्वितीय, और इसके बाद डायनेस्टी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो 746 से 757 ईस्वी तक कीर्तिवर्मन द्वितीय का राज्यकाल रहा है। ये काफी अयोग्य शासक थे, ठीक है। तो अयोग्यता का फायदा उठाते हुए दंत दुर्ग जो है राष्ट्रकूट नेता थे और इन्होंने परास्त कर दिया है कीर्तिवर्मन को और एक नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसने, कौन सा अंतिम राजा था, ठीक है, चालुक्य वंश का, तो वो है कीर्तिवर्मन द्वितीय, और इसे मारने वाले कौन है? दंत दुर्ग, और कौन सा इन्होंने वंश चालू किया है? राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली है। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। तो हम लोग बात करेंगे कल्याणी के चालुक्य की। तो कल्याणी के चालुक्य ये कौन है? पश्चिमी शाखा है, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा कुछ आता नहीं है। देखिए पूरी स्लाइड में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पुलकेशिन द्वितीय इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग ऑफ द होल डायनेस्टी। तो सबसे आपको फोकस पुलकेशिन द्वितीय पे करना है। अब उसमें भी जो कल्याणी के चालुक्य हैं इससे काफी कम क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। एक एक करके पूरी डायनेस्टी बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय क्या है? राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। ये मतलब काफी बाद में आई है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रकूटों का क्या हुआ है, वंश स्टार्ट हुआ है दंत दुर्ग के द्वारा, और जब ये भी एंड पे होता है तब कल्याणी के चालुक्य क्या है, उभर कर आते हैं या सामने आते हैं, हम लोग कह सकते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता
इसका जन्मदाता कौन है? तैलब द्वितीय। ठीक है, क्या नाम है? तैलब द्वितीय। तो ये नाम पूछा जा सकता है, इसको आपको याद कर लीजिएगा। तैलब द्वितीय का परमार शासक मुंज से लंबा संघर्ष हुआ। ठीक है, तो परमार शासक के बारे में भी हम लोग आपको अगली क्लास में बताएंगे, जब अन्य बचे हुए जितने भी वंश हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें परमार शासक मुंज थे जिनका तैलब द्वितीय के साथ संघर्ष चला, युद्ध हुआ है। तो इसका उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? मेरुतंग द्वारा लिखित प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, कि तैलब द्वितीय ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार वह क्या हुआ है? पराजित हुआ है। ठीक है, और इतनी बार पराजित होने के बाद क्या होगा? इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि जो राजधानी पहले मान्यखेत थी वो कहाँ स्थापित हो गई है? कल्याणी में। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम जब 1043 ईस्वी में शासक बना है, किसके बाद? तैलब द्वितीय के बाद। तो ये आप लोग साइड समझ गए होंगे। तैलब द्वितीय के बाद कौन है? सोमेश्वर प्रथम। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई है मान्यखेत से कल्याणी। तो अब सोमेश्वर द्वितीय प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। तो चोल नरेश राजा राज। ठीक है, अभी चोल वंश के बारे में हम लोग आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चोल नरेश जो है राजा राज, उन्होंने क्या है? सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह पराजित किया और उसके बाद विजयेंद्र की उपाधि धारण की। तो जो राजा राज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट किंग हैं और उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा माने जा सकते हैं। ठीक है, सबसे शक्तिशाली। इनकी नेवी जो फोर्स थी वो इतनी अच्छी थी कि इन्होंने श्रीलंका पे भी विजय पा ली थी। तो उस हिसाब से अब हम लोग आगे देखते हैं। सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धारा नगरी के ऊपर आक्रमण कर वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। देखिए, जब इधर वो हार गए तो फिर से वो परमारों के ऊपर लड़ने गए। ठीक है, इनसे पहले तैलब द्वितीय ने कोशिश की, परंतु वह क्या हुआ था? हार गए थे। बट यहाँ पर सोमेश्वर प्रथम जीत गए हैं। इसके अलावा सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुए हैं। तो यानी ये चोल से जीत नहीं पा रहे थे। इससे पहले जैसे तैलब द्वितीय के साथ सेम कंडीशन परमारों के साथ में युद्ध में बन रही थी, वैसे ही सोमेश्वर प्रथम और चोलों के बीच सेम कंडीशन बन रही थी। वहां पर परमार तैलब द्वितीय को बार बार हरा रहे थे और यहाँ पर चोल से सोमेश्वर प्रथम हार रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ है? वो इतना डिप्रेस्ड हो गए कि उन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो विक्रमादित्य षष्ठ या 6 जिसे कहते हैं, वो आए हैं 1076 ईस्वी में। तो ये सोमेश्वर प्रथम के कनिष्ठ पुत्र थे, यानी कि छोटे पुत्र थे। और 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण करने के समय उन्होंने एक संवत चलाया है। कौन सा? चालुक्य विक्रम संवत। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि आता भी नहीं है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई खास नहीं है। इसके अलावा विक्रमादित्य षष्ठ के राज्यारोहण के बाद से चोल और चालुक्य का संघर्ष काल कुछ समय के लिए रुका रहा। ठीक है, शांतिपूर्ण रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा कुशल योद्धा थे और नीति निर्माता भी थे। तो इसलिए थोड़ा सा दोनों के बीच क्या है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। इन्होंने विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया और भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर एवं विशाल झील का भी निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य 6 के बारे में। इनकी राज्यसभा में विक्रमांग देव रचित के रचयिता बिल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे और बिल्हड़ उनके राज्य के भी थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, MI। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें देखिए ये चीज है कि विक्रमादित्य के दरबारी कवि कौन है? बिल्हड़। और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? विक्रमांग देव रचित। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा दूसरे कौन है? विज्ञानेश्वर। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? मिताक्षरा। अब हम लोग देखते हैं विक्रमादित्य षष्ठ जो है चालुक्य वंश के महानतम शासक थे। और उसके बाद जैसे कि पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु के बाद हम लोग देखते हैं वातामी वंश का क्या है? पतन होने लगा है। वैसे यहाँ पर विक्रमादित्य 6 के डेथ के बाद क्या है? ये धीमे धीमे अवनत की ओर या डाउनवर्ड डिक्लाइन होने लगेगा इस डायनेस्टी का। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सोमेश्वर तृतीय, ठीक है, 1126 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। कौन कौन सी उपाधि धारण की? भूलोकमल त्रिभुवन मल्ल। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया है? युद्ध वगैरह ज्यादा नहीं किया, तो ये शांति के कार्यों में अधिक रुचि रखते थे और काफी विद्वान भी थे सोमेश्वर तृतीय। इन्होंने
ग्रंथ लिखा है, मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दक्षिण राजवंश से वैसे भी कम क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर इस चीज़ को स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ मेन मेन पॉइंट डाले हैं, आप चाहें तो इसको एक बार जरूर देख लें। और इस वंश का अंतिम शासक जो है तैल तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। ठीक है, तो कौन सा अंतिम था इसमें? सोमेश्वर चतुर्थ। एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट देखिएगा, मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? एहोल को, फर्स्ट पॉइंट। और चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह क्या था? बरहा। तो ये दोनों पॉइंट आपको जरूर रख लेने हैं। ठीक है, एग्जाम में आने के लिए, खास तौर पे ये पॉइंट कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह कौन सा है? बरहा। इसके अलावा चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को क्या कहता था? गामुंड। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? केंद्र द्वारा। तो ये वहाँ का एक मंदिर है चालुक्य वंश के टाइम का, जिसकी सुंदरता आप लोग देख रहे हैं। मतलब साउथ, अगर आपको सुंदरता देखनी तो आप साउथ में देखिए, मतलब इतना नेचुरल ब्यूटी है साउथ में। और एक्सप्लोर करने के लिए इतने सारे मंदिर राजाओं ने बनवाए हैं। ये एक मूर्ति बनी हुई दीवार पे स्कल्पचर है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी। हो सकता है इतनी इंटरेस्टिंग क्लास नहीं हो, क्योंकि ये थोड़े से ऑफ टॉपिक हैं, क्योंकि एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। बट क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें पढ़नी है एक बार, तो कम से कम आपको ये चीज़ देखनी है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। ठीक, तो अगर आपको क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कंटेंट अब चूँकि मिडवल आने वाला है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा, और थोड़ा सा उसे एक्सप्लोर अच्छे से करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हों। ऐसे इंटरेस्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।